देशांतर आईएएस के प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत है और मैं सिद्धार्थ कुमार। हम लोग समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी को लेकर कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, भूगोल के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। और पिछले लेक्चर में आपने विश्व की कुछ नदियों के विषय में आपने अध्ययन किया था। आपने उत्तरी अमेरिका की नदियों के विषय में पढ़ा, अफ्रीका की नदियों के विषय में पढ़ा। आज हम लोग यूरोप की प्रमुख नदियों के विषय में पढ़ने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि कौन सी नदियां कहां से निकलती हैं और कहां पर जाकर गिरती हैं। उन नदियों के किनारे कौन से महत्वपूर्ण नगर बसे हुए हैं, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो यूरोप की नदियां, और ध्यान दीजिए हम लोग यूरोप का एक आउटलाइन मैप बनाते हैं और उस मैप के सहारे देखने का प्रयास करेंगे कि कहां से कौन सी नदी निकल रही है और कहां पर जाकर गिर रही है। तो आप ये देख रहे हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप आपको दिखाई दे रहा है और ये अफ्रीका महाद्वीप जब आप देखते हैं तो इसके नॉर्थ में ही आपको मेडिटेरेनियन सी दिखाई देता है, भूमध्य सागर दिखाई देता है। और आप यहाँ पर देखिए उसके फिर नॉर्थ में आप देखते हैं तो आपको यूरोप दिखाई देता है। तो ये अफ्रीका है, अफ्रीका संसार का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। इसके उत्तर में आपको ये दिखाई देता है, ये मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर है और इस भूमध्य सागर के उत्तर में ही आपको यूरोप दिखाई देता है। अगर आप यूरोप में इस भाग को देखें तो यहाँ पर आपको रूस दिखाई देता है और रूस में यहीं पर आप देखते हैं वल्दाई पहाड़ी को, वल्दाई पहाड़ी रूस की। और इधर की ओर आप देखें तो ये आप कैस्पियन सागर देखते हैं। कैस्पियन सागर संसार की सबसे बड़ी झील मानी जाती है और यूरोप और एशिया को प्राकृतिक रूप से विभाजित करने वाली झील है कैस्पियन सागर। तो ये वल्दाई पहाड़ी आपको दिखाई दे रहा है रूस में। यहाँ आप कैस्पियन सागर को देख रहे हैं, ये देखिए कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए वल्दाई पहाड़ी से निकलकर और कैस्पियन सागर में रूस में एक नदी प्रवाहित होती है जो यूरोप की सबसे लंबी नदी के रूप में मानी जाती है। और इस नदी को जो वल्दाई पहाड़ी से निकलकर कैस्पियन सागर में गिर रही है रूस में, इसी को रूस की गंगा के रूप में आप जानते हैं। और ये कौन सी नदी है? तो इसे वोल्गा नदी के रूप में हम जानते हैं, वोल्गा नदी। ओके, सो रिवर वोल्गा ओरिजिनेट्स फ्रॉम वल्दाई हिल ऑफ रसिया एंड ड्रेन्स इनटू कैस्पियन सी। रूस के वल्दाई पहाड़ी से निकलती है और कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। रिवर इज कॉल्ड एज रसियन गंगा। इस नदी को रूस की गंगा के रूप में जाना जाता है, ठीक है। यूरोप की सबसे लंबी नदी है। रिवर वोल्गा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम वल्दाई हिल ऑफ रसिया एंड ड्रेन्स इनटू कैस्पियन सी। कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। इस नदी को अगर आप देखें, वोल्गा नदी को, तो ये अपने घाटी क्षेत्र में नदी वेदिका का निर्माण करती है, रिवर टेरेस का फॉर्मेशन करती है, यानी वैली इन वैली स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया जाता है इसे अपनी घाटी में। घाटी के अंदर घाटी स्थल रूप का विकास करती है। आप देखिए, ये आप देख रहे हैं एक नदी की घाटी है और इसी के अंदर ये दूसरी घाटी का निर्माण करती है, ये रूस की वोल्गा नदी। ये देखिए वोल्गा नदी के द्वारा घाटी के अंदर घाटी का निर्माण किया जा रहा है। देखिए घाटी के अंदर घाटी का निर्माण किया जा रहा है। ये वोल्गा नदी रिवर टेरेस नदी वेदिका का निर्माण करती है। ये देखिए आप घाटी के अंदर घाटी का फॉर्मेशन, घाटी के अंदर घाटी का निर्माण वोल्गा नदी के द्वारा। ध्यान दीजिए, आप देख रहे हैं ये वोल्गा नदी की घाटी को, और देखेंगे आप तब आपको दिखाई देगा कि घाटी के अंदर घाटी एक संरचना बनती है। और इस प्रकार के लैंडफॉर्म्स के निर्माण का कारण होता है नदियों का रिजुवनेशन, रिजुवनेशन ऑफ रिवर्स, नदी का नवोन्मेष। जब भी नदी के मार्ग में किसी भी प्रकार से परिवर्तन होता हो या उसमें जल की मात्रा बढ़ती हो तो उस क्रम में नदी अपनी घाटी के अंदर चट्टानों का कटाव करके एक दूसरी घाटी का निर्माण करती है और ऐसे ही स्थल रूप रिवर टेरेस के रूप में जाने जाते हैं, नदी वेदिका के रूप में जाने जाते हैं। वोल्गा यूरोप की वह नदी है, वोल्गा संसार की वह नदी है जो अपनी घाटी के अंदर घाटी का निर्माण करती है, रिवर टेरेस का फॉर्मेशन करती है।
और इस प्रकार से जब भी नदियों के जलीय वेग में अचानक परिवर्तन होते हैं और उस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप घाटी के अंदर घाटी का निर्माण होता है, तो ऐसे स्थल रूप को रिजुवनेटेड लैंडफॉर्म्स के रूप में जानते हैं, नवोन्मेषित स्थल रूप के रूप में जाना जाता है। और कहा जाता है कि यहाँ पर नदी रिजुवनेटेड होती है, नवोन्मेषित होती है। तो वोल्गा नदी किस प्रकार की नदी है? नवोन्मेषित नदी है, रिजुवनेटेड रिवर के रूप में आप इसे जानते हैं। ठीक है, वोल्गा रूस के वल्दाई पहाड़ी से निकलती है, कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी के रूप में आपको दिखाई देती है। वोल्गा नवोन्मेषित नदी के रूप में आपको दिखाई देती है। वोल्गा नदी वेदिका का निर्माण करती है। और वोल्गा को अगर आप देखें तो रूस के दो प्रमुख नगर इस नदी के किनारे आपको दिखाई देंगे। कौन से नगर? तो सारातोव नगर और वोल्गोग्राड नगर। तो रूस के ये दो प्रमुख नगर ये वोल्गा नदी के किनारे आपको दिखाई देते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी, वोल्गा रूस की गंगा, वोल्गा रूस के वल्दाई पहाड़ी से निकलती है, कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। वोल्गा नदी वेदिका का निर्माण करने वाली नदी और वोल्गा नवोन्मेषित नदी के रूप में। तो इन सारे बिंदुओं को आपको अपने एग्जाम की दृष्टि से ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं यूरोप की दूसरी प्रमुख नदी को। और यूरोप में जब आप नदियों को पढ़ते हैं तो यूरोप में आप देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे एक पर्वत है जर्मनी में और जिसे ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत के रूप में जाना जाता है। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन ऑफ जर्मनी, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, ध्यान दीजिए। जर्मनी का ये पर्वत ब्लैक फॉरेस्ट कई बार सिविल सेवा में एग्जाम में आ चुके, यूपी पीसीएस में भी पूछा जा चुका, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में है? तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत की स्थिति जर्मनी में है। आप इधर देखिए, आपको इधर रूस में दिखाई देगा ब्लैक सी, काला सागर। ठीक है, तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलकर और आप देखिए ब्लैक सी में जाकर एक नदी गिरती है और यह यूरोप के सर्वाधिक देशों से प्रवाहित होने वाली नदी। कौन सी नदी? डेन्यूब नदी को देखिए, डेन्यूब नदी यूरोप के सर्वाधिक देशों से प्रवाहित होने वाली नदी। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं आपके लिए। यूरोप के सर्वाधिक देशों से प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी? तो डेन्यूब नदी। कहाँ से निकलती है? तो जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है। कहाँ पर जाकर गिरती है? तो ब्लैक सी में जाकर गिरती है। ठीक है, और डेन्यूब नदी को देखें तो इसी के किनारे आपको ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना दिखाई देगी। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी या डेन्यूब नदी के किनारे आपको दिखाई देगा। आपको ध्यान रखना है कहाँ से निकलती है? जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है। कहाँ पर जाकर गिरती है? ब्लैक सी में जाकर गिरती है। यूरोप के सर्वाधिक देशों से प्रवाहित होने वाली नदी है और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना इसी नदी के किनारे आपको दिखाई देती है। ठीक है, देखते हैं हम यूरोप की अन्य दूसरी नदियों को। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप देखेंगे स्विट्जरलैंड है और यहाँ पर स्विट्जरलैंड में आप एक झील देखेंगे जिसे लेक कॉन्स्टेंस के रूप में जानते हैं। कौन सी झील? कॉन्स्टेंस लेक, कॉन्स्टेंस झील। और इस झील से एक नदी निकलती है जो यूरोप में प्रवाहित होती है। यूरोप में यह भी कई देशों से प्रवाहित होती है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है यूरोप में सर्वाधिक देशों से प्रवाहित होने वाली नदी डैन्यूब ही है। ठीक है, यह नदी जो कॉन्स्टेंस लेक से निकलती है स्विट्जरलैंड के, ये देखिए इस प्रकार से उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। और जर्मनी में आप देखें यहाँ पर दो पर्वत ब्लैक फॉरेस्ट और वॉसजेज, ब्लैक फॉरेस्ट और वॉसजेज पर्वतों के मध्य से ये प्रवाहित होते हुए और यहाँ पर आप देखिए नीदरलैंड की ओर प्रवाहित होती है और नीदरलैंड के उत्तरी सागर तट पर यह डेल्टा का निर्माण करते हुए नॉर्थ सी में जाकर गिरती है। इस नदी को जो स्विट्जरलैंड के कॉन्स्टेंस झील से निकलती है और उत्तरी सागर में गिरती है, इसे जर्मनी की राइन नदी के रूप में जानते हैं। कौन सी नदी है? राइन नदी। जर्मनी की राइन नदी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, राइन नदी
जर्मनी में दो पर्वतों के मध्य ब्रंस घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी। किस प्रकार की नदी है? रिफ्ट वैली रिवर के रूप में राइन को जानते हैं। देखिए कौन कौन से पर्वत हैं, ये ध्यान दीजिए। यहाँ पर आप जर्मनी के ये दो पर्वतों को देख रहे हैं। ये ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप वॉसजेज पर्वत को देखते हैं जर्मनी में, ठीक है। और इनके बीच ये जो रिफ्ट वैली है, ब्रंस घाटी है, इसी में आपको जर्मनी की राइन नदी दिखाई देती है, ठीक है। इस नदी के विषय में विशेष तौर से आपको ये भी ध्यान रखना है कि रिवर इज कॉल्ड एज कोल रिवर ऑफ द वर्ल्ड। इसे संसार की कोयला नदी के रूप में जानते हैं। किस प्रकार की नदी? संसार की कोयला नदी, ठीक है। कोल रिवर ऑफ वर्ल्ड कौन सी? जर्मनी की राइन नदी को संसार की कोयला नदी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, राइन कहाँ से निकलती है? तो स्विट्जरलैंड के कॉन्स्टेंस झील से निकलती है। कहाँ पर जाकर गिरती है? उत्तरी सागर में जाकर गिरती है। नीदरलैंड के तट पर डेल्टा का निर्माण करती है ये नदी, ठीक है। और राइन को अगर आप देखें तो ब्रंस घाटी में प्रवाहित हो रही है, जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट और वॉसजेज पर्वतों के मध्य ब्रंस घाटी में। कई बार सिविल सेवा में प्रश्न पूछे गए कि राइन नदी जर्मनी के किन किन पर्वतों के बीच की ब्रंस घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी? तो ब्लैक फॉरेस्ट और वॉसजेज, ये आपको ध्यान में रखना है। संसार की कोयला नदी कौन सी? राइन, ठीक है। राइन नदी किन किन पर्वतों के बीच ब्रंस घाटी? ब्लैक फॉरेस्ट और वॉसजेज पर्वतों के मध्य की ब्रंस घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी के रूप में आपको यूरोप में दिखाई देती। तो वोल्गा नदी को अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा। वोल्गा कहाँ से निकलती है? तो आपने देखा रूस की वल्दाई पहाड़ी से निकलती है। कहाँ जाकर गिरती है? कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। यूरोप की सबसे लंबी नदी के रूप में, रूस की गंगा के रूप में आपने देखा। दूसरी प्रमुख नदी आपने देखा डैन्यूब नदी है। आपने देखा कहाँ से निकलती है? तो जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। कहाँ जाकर गिरती है? ब्लैक सी में जाकर गिरती है। यूरोप में सर्वाधिक देशों से प्रवाहित होने वाली नदी आपने देखा, और देखा कि ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना उसके किनारे अवस्थित है। तीसरी नदी हमने देखा यूरोप की, ये राइन नदी के रूप में जानी जाती है। संसार की कोयला नदी ये कहलाती है। और देखा आपने कि ये कहाँ से निकलती है? तो स्विट्जरलैंड के कॉन्स्टेंस झील से निकलती है और जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट और वॉसजेज पर्वतों के मध्य ब्रंस घाटी में प्रवाहित होते हुए, और ये नदी कहाँ पर जाकर गिर रही है? तो उत्तरी सागर में गिरती है। नीदरलैंड के तट पर डेल्टा का निर्माण करती है संसार की कोयला नदी के रूप में। अब देखते हैं यूरोप की अगली नदी को, ध्यान दीजिए। अगर यूरोप के इस भाग को हम देखें तो यहां पर हमें फ्रांस दिखाई देता है, और फ्रांस में एक पठारी संरचना दिखाई देती है जिसे सेंट्रल मैसिव के रूप में जानते हैं। सेंट्रल मैसिव, ध्यान दीजिए, ये फ्रांसीसी शब्द है मैसिव, और इस शब्द का अभिप्राय ही होता है प्लेटो पठार। तो सेंट्रल मैसिव क्या है? फ्रांस की एक पठारी संरचना, और इसी पठारी संरचना से एक नदी निकलती है, फ्रांस में प्रवाहित होती है, और इस नदी को सीन नदी के रूप में जाना जाता है। फ्रांस की नदी सीन कहाँ से निकलती है? सेंट्रल मैसिव से निकलती है। कहाँ पर जाकर गिरती है? तो ये इंग्लिश चैनल में जाकर गिरती हुई नदी आपको दिखाई देगी। और इस नदी को अगर आप देखें तो इस नदी के किनारे फ्रांस का राजधानी नगर, जिसे आप संसार की फैशन नगरी के रूप में जानते हैं, पेरिस अवस्थित है। पेरिस यूरोप में किस नदी के किनारे? सीन नदी के किनारे आपको अवस्थित दिखाई देता है, ठीक है। सीन नदी फ्रांस की नदी है। कहाँ से निकलती है? तो सेंट्रल मैसिव से निकलती है। कहाँ जाकर गिरती है? तो इंग्लिश चैनल में जाकर गिरते हुए ये आपको दिखाई देती है। ध्यान दीजिए। अब यूरोप की अन्य नदी को देखते हैं। यहाँ आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप इटली को देख रहे हैं, और इटली को जब आप देखेंगे तो इटली में आप देखिए यहाँ पर एक नदी प्रवाहित होती है जो पो नदी के रूप में जानती। कौन सी नदी? पो नदी के रूप में जानी जाती है, इटली की नदी। और इस नदी को इटली की गंगा के रूप में जानते हैं, इटालियन गंगा कहते हैं। ध्यान दीजिए, इटली की गंगा यूरोप की कौन सी नदी? पो नदी, ठीक है।
पो नदी आप देखिए, यहाँ पर आप देखें तो पो नदी आपको दिखाई देगा इटली में, इसके उत्तरवर्ती भाग में देखें आप, और आप देखें इस नदी को, इटली की इस गंगा नदी को। आपको विशेष तौर से ये ध्यान रखना है कि पो नदी यूरोप की वह एकमात्र नदी है जिसके किनारे पैडी कल्चर किए जाते हैं, यानी धान की कृषि अगर यूरोप में हो रही है, चावल का उत्पादन यूरोप में कहीं पर हो रहा है, तो इटली की पो नदी में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, गौर कीजिए आप। हम देखते हैं यूरोप की अन्य दूसरी प्रमुख नदी को। गौर कीजिए, आप यहां पर देखेंगे यूरोप में एक नदी प्रवाहित होती है जो एल्ब नदी के रूप में जानी जाती है। कौन सी नदी? एल्ब रिवर। और इस रिवर को देखें, एल्ब नदी को, तो जर्मनी में ये प्रवाहित होते हुए दिखाई देगी। निकलती कहाँ से है? बोहेमियन हाईलैंड से निकलती है, बोहेमिया के पठारी क्षेत्र से निकलती है, उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है और फिर पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होते ही यह भी उत्तरी सागर में जाकर गिरती है, एल्ब नदी। आपको एक महत्वपूर्ण बात इस नदी के संदर्भ में ये ध्यान में रखना है कि इस नदी को अगर आप देखें तो इस नदी एल्ब नदी के किनारे ही जर्मनी का एक बहुत बड़ा बंदरगाह नगर स्थित है और उसे हम हैम्बर्ग के रूप में जानते हैं, हैम्बर्ग। ठीक है, हैम्बर्ग जर्मनी का यह नगर एल्ब नदी के किनारे। पहले भी सिविल सेवा में प्रश्न आ चुके, इन्फॉर्मेटिव प्रश्न आ चुके, पूछे जा चुके कि हैम्बर्ग किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो हैम्बर्ग एल्ब नदी के किनारे आपको अवस्थित दिखाई देता है। ठीक है, कहाँ पर? जर्मनी में। नदीय बंदरगाह, जर्मनी का सबसे बड़ा नदीय बंदरगाह हैम्बर्ग, और देखा एल्ब नदी को यूरोप की नदी के रूप में। आपने देखा बोहेमिया के पठारी संरचना से निकलकर, और देखा उत्तर और पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते हुए, और उत्तरी सागर में गिरने वाली ये नदी यूरोप की आपको दिखाई देती है। ध्यान दीजिए, आप यूरोप के पूर्वी भाग में जाएं तो यूरोप के पूर्वी भाग में यहाँ पर आपको यूराल पर्वत दिखेगा, यूराल पर्वत आपको दिखाई देगा यहाँ पर। ठीक है, और इस यूराल पर्वत से एक नदी निकलती है। कौन सा ये पर्वत है? यूराल पर्वत, यूराल पर्वत। और यूराल पर्वत से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम भी यूराल ही है। ठीक है, आप देखें कि यूराल पर्वत से निकलने वाली यूराल नदी ये जाकर कहाँ गिरती है? तो कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। ठीक, यूराल पर्वत और यूराल नदी, ध्यान दीजिएगा, यूराल पर्वत और यूराल नदी ये दोनों यूरोप और एशिया को प्राकृतिक रूप से विभाजित करते हैं। ओके, सो रिवर यूराल ओरिजिनेट्स फ्रॉम यूराल माउंटेन एंड ड्रेन्स इनटू कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर में गिरती है। आपको ये ध्यान में रखना है, यूरोप और एशिया को प्राकृतिक रूप से विभाजित करने वाली कौन सी नदी? तो यूराल नदी। यूरोप और एशिया को प्राकृतिक रूप से विभाजित करने वाली कौन सी नदी? तो यूराल नदी। कहाँ से निकलती है? यूराल पर्वत से निकलती है। कहाँ पर जाकर गिरती है? तो कैस्पियन सागर में जाकर गिरने वाली ये नदी है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, यहां पर इटली में आप देखेंगे आपको एपीनाइन पर्वत दिखाई देगा। कौन सा पर्वत? एपीनाइन। एपीनाइन पर्वत किस देश का पर्वत? इटली का। और इसे बैकबोन ऑफ इटली के रूप में जानते हैं, इटली की रीढ़ कहते हैं। और इससे एक नदी निकलती है इटली में जिसे टाइबर नदी के रूप में जाना जाता है। इटली की टाइबर नदी कहाँ से निकलती है? एपीनाइन पर्वत से निकलती है। और टाइबर नदी को अगर आप देखें इटली की, तो इसी नदी के किनारे आप देखें कि इटली का राजधानी नगर अवस्थित है रोम। रोम किस नदी के किनारे? टाइबर नदी के किनारे इटली में अवस्थित। ठीक है, फिर गौर कीजिए, आप यहाँ पर ब्रिटिश आइलैंड को देखते हैं, ब्रिटिश आइलैंड को देखते हैं, ब्रिटिश द्वीप को देखते हैं, यूनाइटेड किंगडम को देखते हैं, यूके। ध्यान दीजिए, जब आप यूके कहते हैं तो इसमें आयरलैंड, आयरलैंड, इसमें स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड, इसमें इंग्लैंड और वेल्स, ये सभी प्रांत शामिल किए जाते हैं। लेकिन जब आप ग्रेट ब्रिटेन की बात करते हैं तो इसमें ग्रेट ब्रिटेन में आप देखें तो केवल स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड प्रांत को शामिल किया जाता है। लेकिन जब आप यूके यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं तो इसमें ये समस्त आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स शामिल किए जाते हैं।
अब यहाँ देखिए यूके में, यहाँ आप देखेंगे एक नदी प्रवाहित होती है, आप देखें ये थेम्स नदी के रूप में जानी जाती है। यूरोप की नदी, यूनाइटेड किंगडम में प्रवाहित होने वाली नदी थेम्स नदी के रूप में जानी जाती है। और इसी नदी के किनारे आप देखें कि आपको राजधानी नगर लंदन दिखाई देगा। ठीक है, तो लंदन किस नदी के किनारे? थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, आप उत्तर की ओर देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे स्कॉटलैंड, और स्कॉटलैंड में आप देखेंगे एक नदी प्रवाहित होती है जिसे ग्लासगो नदी के रूप में जाना जाता है। क्लाइड नदी के रूप में जाना जाता है, क्लाइड नदी के रूप में जाना जाता। और इसी नदी के किनारे आप देखेंगे कि ग्लासगो सिटी अवस्थित है। तो ग्लासगो किस नदी के किनारे? क्लाइड नदी के किनारे अवस्थित है यूरोप में। ठीक है, तो यूरोप की ये प्रमुख नदियां, आपने देखा वोल्गा नदी को, आपने देखा यूराल नदी को, आपने पढ़ा डैन्यूब नदी के विषय में, आपने देखा राइन नदी के विषय में, आपने देखा एल्ब नदी को यूरोप की, आपने देखा यहाँ पर सीन नदी को, आपने देखा थेम्स नदी को, और देखा कि क्लाइड नदी को देखा जिसके किनारे ग्लासगो अवस्थित है। तो यूरोप की ये प्रमुख नदियाँ, इनकी प्रमुख विशेषताओं को आपको ध्यान में रखना है, और यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना आपके लिए प्रीलिम्स में हो सकती है। फिर से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करें। ध्यान दीजिए, रूस की गंगा कौन सी? वोल्गा नदी के रूप में। रूस की गंगा कौन सी? वोल्गा नदी के रूप में आपको दिखाई देती है। फिर आप ध्यान दीजिए, इटली की गंगा कौन सी? पो नदी के रूप में आपको दिखाई देती है। फिर आप देखते हैं कि वोल्गा कहाँ से निकलती है? वल्दाई पहाड़ी से कहाँ पर जाकर गिरती है? तो कैस्पियन सागर में। यूरोप और एशिया को विभाजित करने वाली कौन सी नदी? तो आपने देखा यूराल नदी के रूप में आपको दिखाई देती है। ठीक है, और फिर आपने देखा कि एल्ब नदी के किनारे जर्मनी का हैम्बर्ग नगर आपको दिखाई। तो ये सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आपको तैयार करना है इन नदियों को। ठीक है, थैंक यू।